कहानी की शुरुआत सितंबर सन 2000 से होती है, जहां पर एक 14 साल की लड़की डिस्को में गई और वहीं से उसकी जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। एक 14 साल की कात्या नाम की लड़की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची थी। अभी वो इतनी छोटी थी कि वो स्कूल में जाया करती। स्कूल में अपनी पढ़ाई वो अच्छे से कर रही थी और इनका परिवार एक साधारण परिवार था। जो ये कात्या थी, इसका जन्म रूस के राइजन शहर में हुआ था। इसकी माँ एक सेल्स वूमेन थी और इसके पिता एक फैक्ट्री में काम किया करते और इसकी एक बड़ी बहन भी थी। इन चारों का परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था और इनका जीवन अच्छे से कट रहा था कि तभी जो कात्या की बड़ी बहन थी, उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम लीना था। और लीना अपनी फ्रेंड के पास फोन करती है और उस दिन कात्या की बड़ी बहन घर पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से कात्या ने लीना का फोन उठाया। इन दोनों ने आपस में बात की और लीना ने कात्या से कहा कि अगर तुम मेरे साथ डिस्को में चलना चाहती हो तो मैं डिस्को में जा रही हूँ, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। और जो ये लीना थी, ये एक 17 साल की लड़की थी और जो ये कात्या थी, ये 14 साल की बच्ची थी, जिसे आज के टाइम पर पब या डिस्को वगैरह में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इतनी छोटी होने के बावजूद भी ये बड़ा दिखने की कोशिश किया करती। ये लोगों के सामने ये दिखाया करती कि ये एक मैच्योर लड़की है और इसी वजह से इसने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसका हर्जाना इसने आने वाले कई सालों तक भुगता। क्योंकि जब लीना का इसके पास फोन आया था, तब कात्या ने ये कह दिया था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और इस बारे में इसने अपने माँ बाप को नहीं बताया और उनसे जाकर इसने बस यही कहा कि मैं कहीं बाहर टहलने के लिए जा रही हूँ और कुछ देर के बाद मैं वापस से लौट आऊंगी। ये कहकर ये कात्या अपने घर से लीना के घर की तरफ निकल पड़ी। लीना और ये दोनों आपस में मिलते हैं और वहीं से ये अब पब में जा चुके थे। पब में जाकर इन्होंने काफ़ी मस्ती की, वहाँ पर इन्होंने डांस वगैरह किया और रात के 10 बज चुके थे। रात के 10 बजे अब इन्हें वापस से अपने घर भी जाना था और ये सन 2000 का टाइम था। उस टाइम पर लोगों के पास ठीक से फ़ोन भी नहीं हुआ करते और ये तो अब बच्चे थे, इनके पास तो फ़ोन होगा ही कहाँ से। इसलिए अब इनके पास कोई फ़ोन नहीं था ताकि ये अपने परिवार को ये बता सके कि हम ठीक हैं, हम घर पर आ जाएंगे, या फिर ये ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें यहाँ से आकर ले जाओ। लेकिन इनके पास फ़ोन ना होने की वजह से अब इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना होगा घर पर जाने के लिए। और वहाँ पर जो ये बस वगैरह चलती है, अब उनके अंदर ही चढ़कर इनको घर जाना था। लेकिन उस टाइम पर जो पब में और लोग थे, उन्हें भी अपने अपने घर जाना था और इसी वजह से उस बस के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और ये दोनों बच्चियां अब उसके अंदर नहीं चढ़ पाई, जिसकी वजह से ये वहीं पर खड़ी रहती है और वेट करती रहती है किसी और चीज़ का। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर 2 व्यक्ति बैठे थे और उनमें से एक व्यक्ति ने इन दोनों बच्चियों से कहा कि क्या तुम हमारे साथ गाड़ी में आओगी, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। और ये बात सुनकर जो लीना थी, उसे अपने घर पर जल्दी पहुंचना था, जिसकी वजह से वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। और कात्या को तो कुछ पता ही नहीं था, अभी वो बच्ची थी, वो भी लीना के पीछे पीछे उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चलने लगती है। रास्ते में जाते जाते ये दोनों व्यक्ति उन बच्चियों के साथ मजाक भी कर रहे थे। जो ड्राइवर था उसका नाम विक्टर था, जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था, और उसके बगल में ही जो पैसेंजर सीट पर एक व्यक्ति बैठा था, उसका नाम लैश था। अब ये दोनों इनसे बातें कर रहे थे और बात करते करते लैश ने उन दोनों बच्चियों से कहा कि क्या तुम दोनों चॉकलेट्स खाना पसंद करोगी। तब उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जिसके बाद विक्टर ने अपनी गाड़ी को एक दुकान के साइड में रोक दिया। लैश गाड़ी से उतरता है, दुकान के अंदर जाता है, वहाँ से कुछ चॉकलेट्स वगैरह खरीदता है, साथ में वो दारू की बोतल भी लेकर आया था। गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलने लगती है। वो उन बच्चियों को चॉकलेट्स देता है। अब वो उनसे ये भी पूछता है, क्या तुम हमारे साथ शराब पीना पसंद करोगी। उन बच्चियों ने हाँ कर दी, जिसके बाद उन्होंने उनके भी एक एक पैग बनाए और उन्होंने साथ में ड्रिंक की। लेकिन जो ये कात्या थी, इसने पहली बार उस टाइम पर ड्रिंक की थी, जिसकी वजह से इसका गला एकदम से जाम हो गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसको चक्कर आने लगे और ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। और अब तक जो ये दोनों बच्चियां थी, यानी कि लीना और कात्या, इन दोनों के नशे हो चुके थे। इनको होश ही नहीं था कि ये कहाँ पर पड़ी हुई है या इनके साथ क्या हो रहा है। इनकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुली हुई थी, लेकिन ये इस हालत में नहीं थी कि ये खुद बाहर कहीं जा सके। इसलिए जो गाड़ी चलाने वाला विक्टर था, उसने इन दोनों लड़कियों से कहा कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो।
अब ये जो दोनों लड़कियां थी ये कुछ भी कह नहीं पाई, जिसके बाद विक्टर इन्हें एक गैरेज के पास लेकर जाता है जो कि एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। वहां पर जाकर विक्टर गाड़ी से उतरता है। लैश भी गाड़ी से उतर चुका था। उसने कात्या को अपनी बाहों में उठा लिया। कात्या ने उसकी तरफ देखा लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाई क्योंकि उस टाइम पर वो नशे की हालत में थी। लैश ने उस कात्या को उठाकर अब सीधा ही वो गैरेज के अंदर लेकर गया और उसको वहां पर बैठा दिया। और अब जो विक्टर था वो चलता हुआ गैरेज की तरफ जाता है। गैरेज के अंदर जाकर उसने कात्या से कहा कि तुम अपने कपड़े उतारो। ये बात सुनकर कात्या ने उससे कहा कि मैं कपड़े नहीं उतारूंगी। उसने विरोध करना चाहा लेकिन विक्टर ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ दूंगा या तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। और कात्या उस टाइम पर इस हालत में नहीं थी कि वो उसका विरोध कर सके, इसलिए उसने सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए कपड़े उतारे। जिसके बाद विक्टर ने वहां पर एक गद्दा पड़ा हुआ था, उस गद्दे के ऊपर उसके साथ संबंध बनाए। उसके साथ काफी देर संबंध बनाने के बाद कात्या को उठाकर वो अपने जो उसने ये गैरेज बनाया हुआ था उसी के नीचे उसने एक बंकर भी बनाया था। उस बंकर के अंदर वो कात्या को लेकर गया और उसको वहीं पर सुला दिया। जिसके बाद वो बाहर आता है और सो जाता है। और दूसरी तरफ जो वो लीना थी वो विक्टर के घर पर ही सो रही थी क्योंकि उस टाइम तक उसे नींद आ चुकी थी और उसे कुछ भी पता नहीं था। और जो विक्टर था वो उसे उठा नहीं सकता था, इसलिए उसने लीना को वहीं पर सोने दिया। सुबह जब लीना की आंखें खुली वो लीना से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त के पास लेकर चलता हूँ। जिसके बाद अब ये दोनों उसी बंकर में जाते हैं जहाँ पर कात्या बंद थी। जैसे ही लीना वहां पर पहुंची उसने देखा जो कात्या है उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो जाकर उसको कपड़े पहनाना शुरू कर देती है ताकि वो दोनों यहाँ से जल्दी से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही वो वहां पर कपड़े पहना रही थी कात्या को, और तभी जो ये विक्टर था वो उस बंकर से बाहर निकलता है, उसका गेट बंद करता है और वहां से चला जाता है। ये दोनों वहां पर चिल्लाती रहती है, पुकारती रहती है, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जिसके थोड़ी देर बाद विक्टर दोबारा से आता है और ऊपर से ही इनकी तरफ खाना और पानी फेंक कर वहां से चला जाता है। अब इन दोनों लड़कियों को ये समझ आने लगा था कि ये दोनों यहाँ पर फंस चुकी है, इनका अब यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। और जो विक्टर था वो हर ही दिन इनके पास इस बंकर में आया करता और इस बंकर के अंदर ही एक और छोटा सा कमरा बना हुआ था और उसके अंदर इसने रेड कलर का एक ब्लैंकेट बिछाया हुआ था। और एक एक करके जो लीना और कात्या थी इनको वो इस कंबल पर बुलाकर इनके साथ संबंध बनाया करता। इन दोनों लड़कियों ने शुरुआत में तो उसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसने इनको धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी इस बंकर की लाइट भी काट दूंगा और इस बंकर का वेंटिलेशन भी मैं बंद कर दूंगा और तुम सिर्फ यहाँ पर जिंदा लाश बनकर रह जाओगी और कुछ टाइम बाद तुम यहीं पर दफन हो जाओगी। इस बात को सुनकर ये दोनों घबरा जाती हैं और उसका विरोध नहीं करती और विक्टर इनके साथ संबंध बनाने में कामयाब होता है। और विक्टर ने अब इनको बहुत ही कम खाना पानी देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब इनका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था। और जो ये बंकर था ये 20 फीट नीचे था, जिसकी वजह से इनके पास ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही थी। धीरे धीरे ये कुपोषण का शिकार होने लगी, इनका शरीर कमज़ोर होने लगा। और तो और इस बंकर के अंदर ना तो कोई सीवरेज का पाइप वगैरह था ताकि ये यहाँ पर फ्रेश वगैरह हो सके, बस उनको फ्रेश होने के लिए वहाँ पर एक बाल्टी दी गई थी। उस बाल्टी के अंदर ही ये पोटी वगैरह किया करते और उसी बाल्टी की बदबू के साथ इनको यहाँ पर रहना पड़ा करता जब तक कि जो विक्टर यहाँ पर आकर उस बाल्टी को यहाँ से लेकर चला नहीं जाया करता। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही गंदी जिंदगी जी रही थी और इन्होंने कई बार वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन इनके पास कोई पर्याप्त सम्मान नहीं था ताकि ये उसके ऊपर हमला कर सके या यहाँ से ये भाग सके। इनके पास सिर्फ एक चाकू था, छोटा सा एक इलेक्ट्रिक स्टोव था जिसके ऊपर ये खाना वगैरह बनाया करती और एक बॉयलर था। बस यही सामान इनके लिए था ताकि ये खुद का खाना खुद बना सके। फिर एक दिन इन दोनों ने प्लान किया कि ये एक गर्म फ्राई पैन से विक्टर के ऊपर हमला करेंगी, लेकिन ये इस हमले को कभी भी नहीं कर पाती क्योंकि ये अंदर से टूट चुकी थी। इनके अंदर इतना मनोबल था ही नहीं कि ये उसके ऊपर हमला कर सके। ये सोच रही थी कि ये दोनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, अगर ये उसके ऊपर हमला करेगी तो वो इनके ऊपर पलटकर हमला कर देगा और वो शायद हो सकता है इनका वेंटिलेशन काट दे, इनकी लाइट काट दे और इनकी यहीं पर मौत हो जाएगी। अब ये बहुत ज़्यादा डरने लगी थी और जैसा वो कहा करता वैसा ही ये करने लगी थी।
और समय के साथ साथ जो ये विक्टर था ये हर रोज यहाँ पर आया करता, इनको कंबल पर लेकर जाया करता, इनके साथ गलत काम किया करता। और ये दो जो लड़कियां थी ये दोनों यही सोच रही थी कि जो लैश है जो इसके साथ गाड़ी में था वो व्यक्ति भी इनके साथ संबंध बनाने के लिए यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा विक्टर ही आया करता जो इन दोनों लड़कियों के साथ संबंध बनाया करता, क्योंकि जो वो लैश नाम का व्यक्ति था वो कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि एक लड़की थी जिसका नाम एलेना था। और वो विक्टर की मदद किया करती ऐसे लड़कियों को शिकार बनाने के लिए। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, इनके पास नहाने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं था, इनको बहुत थोड़ा पानी दिया जाया करता जिससे ये अपने फेस को थोड़ा बहुत धो लिया करती। इनके बाल बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हो चुके थे, इनका शरीर बहुत ही गंदा था। और जो ये विक्टर था ये कभी कभार इनको नए कपड़े और नए बिस्तर लाकर दे दिया करता। अब धीरे धीरे इन्होंने बस यही सोचना शुरू कर दिया कि बस इन्हें जिंदा रहना है, विक्टर चाहे इनसे कुछ भी करे। और अब ये सारी की सारी बात विक्टर की मानने लगी थी और जिस वजह से विक्टर भी अब इनके ऊपर दया दिखाने लगा। और वो अब इनके लिए चॉकलेट्स लेकर आने लगा था, साथ में रसोई का बहुत सारा सामान भरकर वो लेकर आया, साथ में ही वो एक कंघी लेकर आया, इनके लिए हाइजीनिक प्रोडक्ट्स लेकर आया, बर्तन लेकर आया। और इन दोनों का टाइम पास करने के लिए उसने इनको एक ताश की गड्डी भी ला कर दी ताकि ये दोनों यहाँ पर ताश खेलकर अपना टाइम पास कर सके। और जो ये लीना थी इसके लिए वो इंग्लिश की बुक लेकर आया ताकि ये उसमें पढ़कर उसे सीख सके। और जो ये कातिया थी इसके लिए एक स्केच बुक ये लेकर आया। अब इन सब चीज़ों की वजह से इनके पास अब एक छोटी सी दुनिया थी जिसके अंदर ये सीमित थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा खुश रहना शुरू हो गए थे। अब जो ये कात्या थी इसने बंकर के अंदर ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया था, ये अपना टाइम पास करने के लिए कुछ तो करेंगी ही। और फिर एक दिन विक्टर इनके लिए बहुत सारी अखबार लेकर आता है और उस अखबार से इन्हें पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम विक्टर है। और जो ये विक्टर था जिस टाइम इसने ये क्राइम किया था उस टाइम पर इसकी उम्र 50 साल की थी। और विक्टर का जन्म रूस के स्कोपिनो शहर के अंदर हुआ था। और ये एक बहुत ही होनहार लड़का था और इसने बहुत ही छोटी उम्र में काम धंधा स्टार्ट कर दिया था। जब ये छोटा था ये एक कारखाने के अंदर मैकेनिक के रूप में काम किया करता। आसपास के लोगों ने इसके बारे में ये भी बताया था कि ये बहुत ही होनहार लड़का था, ये बहुत ही अच्छा लड़का था। इसके परिवार में इसकी एक माँ थी जिससे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता। छोटी उम्र में इसकी शादी कर दी गई थी, लेकिन 3 महीने के बाद पता नहीं क्यों इसकी पत्नी इसको छोड़कर भाग गई और इसी वजह से ये थोड़ा सा पागल हो गया था। लेकिन ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता क्योंकि वो ही एक ऐसी महिला थी जिसने इसको धोखा नहीं दिया था। ये अपनी माँ के साथ ही रहना शुरू कर देता है। और इसी दौरान जब ये पागल हो चुका था इसने ये फैसला किया था कि ये लड़कियों से अब बदला लेगा। और बदले के चक्कर में इसने जो ये गैरेज बनाया हुआ था इसी के नीचे अब इसने 3 साल तक एक बंकर खोदा और इस बंकर को इसने कंक्रीट से पूरी तरह से कवर कर दिया। बाहर भी कंक्रीट के गेट लगा दिए ताकि किसी की आवाज़ अंदर से बाहर ना जा सके। और इसने धीरे धीरे इसके अंदर वेंटिलेशन का काम स्टार्ट किया ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन जा सके। इसके अंदर लाइट वगैरह लगाई, मेज कुर्सियाँ, सामान जो एक इंसान को चाहिए वो सारा सामान इसके अंदर उसने ला कर रखा था। और जो ये कात्या और लीना थी इनको पकड़ने से, इनको शिकार बनाने से 6 महीने पहले इसने एक लड़की को और अपना शिकार बनाया था। उसको भी इसने इस बंकर के अंदर लाकर रखा था, लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब हुई और उसने जाकर पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया, जिसकी वजह से ये यहाँ पर सेफ था। और इस बात का खुलासा काफी सालों बाद हुआ जब लीना और कात्या को बचा लिया गया था। उसके काफी सालों बाद इस बात का पता चला कि यहाँ पर एक लड़की को और अगवा कर लाया गया था। खैर, अब जो ये लीना थी इसको जब इस बंकर के अंदर लाया गया था उस टाइम से लेकर 6 महीने के बाद जो लीना थी ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसके पेट में अब विक्टर का बच्चा था और इन दोनों लड़कियों ने ये कहा कि अब लीना को बाहर जाने दे ताकि वो अपने बच्चे को ठीक से जन्म दे सके। लेकिन विक्टर को ये खतरा था कि बाहर जाएगी तो पुलिस वाले विक्टर को पकड़ लेंगे और इसलिए उसने इनको साफ मना कर दिया कि इन दोनों को यहीं पर रहना होगा और लीना को यहीं पर बच्चे को जन्म देना होगा। जिस टाइम वो प्रेग्नेंट थी वो तब भी नहीं रुकता, वो लीना को अपने पास बुलाया करता, उसके साथ संबंध बनाया करता। और जब लीना का बच्चा पैदा होने वाला था उससे कुछ टाइम पहले ही वो कुछ किताबें लेकर आता है जिसको वो कात्या को दे देता है ताकि वो उससे पढ़ सके कि एक बच्चे को जन्म कैसे दिलवाया जाता है। और यही सब वो अब कात्या पढ़ने लगती है और फिर टाइम आता है अब उसके बच्चे होने का। अब कात्या के पास कुछ ही सामान था जिससे उसे अब इसकी डिलीवरी करनी थी। कात्या के पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, छोटी सी कैंची और थोड़ी सी रुई
और बहुत सारे कपड़े थे और इन्हीं से अब कात्या को लीना की डिलीवरी करवानी थी। लेकिन पता नहीं कैसे चमत्कारी रूप से अब जो ये कात्या थी इसने उसकी डिलीवरी करवा दी। अब लीना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया था। और फिर शाम को विक्टर दोबारा से उस बंकर की तरफ आता है। उसे पता चला कि लीना ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो कि एक लड़का है। उसने उन दोनों से कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो, लेकिन उन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया। वो दोनों यही सोच रही थी कि विक्टर इसे ले जाकर बाहर मार देगा, जिसके बाद वो उसे देने से मना कर देती है और 2 महीने तक वो अपने पास उस बच्चे को रखती हैं। फिर एक सुबह जब वो दोनों उठती हैं, उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर यानी कि उस बंकर के अंदर उनका बच्चा मौजूद ही नहीं है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। और उन्हें याद आता है कि विक्टर ने उन्हें नींद की गोलियां पानी में मिलाकर दे दी थी, जिसकी वजह से वो रात को सो गई और विक्टर ने उनके बच्चे को चुरा लिया था। लेकिन विक्टर ने उनके बच्चे को नहीं मारा, बल्कि वो उसे उठाकर एक बड़ी सारी बिल्डिंग के अपार्टमेंट के गेट पर रखाया। और जब ये बात लीना को पता चली, वो इस बात से दुखी भी थी और खुश भी थी। और लीना दुखी इसी वजह से थी कि उनके पास इस बंकर के अंदर एक उम्मीद की किरण थी, जिसकी वजह से वो उसके साथ जीना चाहती थी। अब वो भी उनके पास से चला गया था और खुश इस वजह से थी कि उसके बच्चे की तो अच्छे से परवरिश होगी, उसे तो भरपेट खाना मिलेगा। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और जो ये विक्टर था ये अपना वही काम किया करता, इन दोनों के साथ संबंध बनाया करता। दोबारा से टाइम का चक्कर घूमता है। लीना एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। दूसरी बार प्रेग्नेंट होने के बाद उसने एक और लड़के को जन्म दिया और उसको इन्होंने 4 महीने तक अपने पास रखा। 4 महीने के बाद इन दोनों ने मिलकर विक्टर को वो बच्चा वापस सौंप दिया और विक्टर उसे ले जाकर एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट के बाहर गेट पर रखकर आ जाता है, ताकि उसका भी जीवन अच्छा हो सके। और इस मामले में जो ये कात्या थी ये थोड़ी खुशनसीब थी, क्योंकि ये 14 साल की उम्र में इस बंकर के अंदर आई थी। उस टाइम तक इसके पीरियड्स भी नहीं आया करते और यहाँ पर आने के बाद इसको पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिला करती, ना ही पर्याप्त खाना मिला करता, जिसकी वजह से इसका विकास बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था और इसी वजह से ये प्रेग्नेंट नहीं हुई। और दूसरी तरफ जो ये लीना थी ये 17 साल की उम्र में इस बंकर के अंदर आई थी। उस टाइम पर ये पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसने 2 बार बच्चों को जन्म दिया। अब तीसरी बार ये फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और तीसरी बार जब ये प्रेग्नेंट हुई, अब जो ये लीना थी इसने उम्मीद छोड़ दी थी। इसने ये सोच लिया था कि अब जब ये बच्चे को जन्म देगी उस टाइम पर इसकी मौत हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो ये विक्टर था ये भी अब इन दोनों लड़कियों से थक चुका था, ये इन दोनों से ऊब चुका था। ये अब एक और नया शिकार चाहता था जिसको ये पकड़कर इस बंकर के अंदर रख सके और इसीलिए ये एक दिन नया गद्दा लेकर आता है और इन दोनों लड़कियों को देता है और इन्हें कहता है कि इस गद्दे को वहां पर उस कमरे के अंदर लगा दो। फिर विक्टर ने एक प्लान सोचा कि जो ये दोनों लड़कियां हैं ये बहुत ज़्यादा टूट चुकी हैं, इनका शरीर अब इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा कि ये इसका विरोध कर सके। और इसी वजह से वो सोचता है कि क्यों न वो कात्या को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाए, उसको थोड़ा रेडी करे और कात्या उसकी मदद करे एक नया शिकार ढूंढने के लिए। और यही सोचकर वो कात्या को बंकर से बाहर निकालता है, अपने घर पर लेकर जाता है, उसे नहलाता धुलाता है ताकि वो उसका शिकार ढूंढने में मदद कर सके। और जो ये विक्टर था वो एक लड़की के बारे में जानता था जो कि उसी के घर के अंदर किराए पर रहती थी और वो एक स्टूडेंट थी जिसे वो अपना अगला शिकार बनाना चाहता था। और वो चाहता था कि जो ये कात्या है ये उसे नींद की गोली दे और इसकी मदद करे उसे बंकर तक ले जाने में। लेकिन जो ये कात्या थी इसे पता था कि ये लास्ट मौका है इनके पास यहाँ से भागने का। इसी वजह से वो एक लेटर लिखने में कामयाब हुई जिसके अंदर उसने अपनी पूरी की पूरी दास्तां लिख दी थी कि हम ऐसे ऐसे इस बंकर के अंदर बंद है, तुम पुलिस के पास जाओ। ये सब कुछ लिख के कात्या ने उस लड़की की बुक के अंदर इस चिट्ठी को रख दिया था, जिसके बाद कात्या को वापस से उस बंकर के अंदर छोड़ दिया जाता है। अब वो दोनों लड़कियां वहां पर बैठी हुई बस इंतजार कर रही थी और वो दोनों यही सोच रही थी क्या वो लड़की उस लेटर को पढ़ेगी या हमें कभी यहाँ से रिहाई मिलेगी, क्या वो पुलिस के पास जाएगी। ऐसे ही वो सोचती रहती है कि तभी उन्हें ऊपर से आवाज आती है कि तुम दोनों जिंदा हो। ये आवाज सुनकर वो एकदम से चौंक जाती है क्योंकि ये विक्टर की आवाज नहीं थी, ये किसी और व्यक्ति की आवाज थी। क्योंकि पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके थे, उन्होंने बंकर के गेट को खोला, उन दोनों को बाहर निकाला और जब वो बाहर निकली उन दोनों ने बाहर की दुनिया को इतने सालों बाद देखा। बाहर उन्होंने रोशनी देखी, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनको एक बार तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या ये सच में उनके साथ हो रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो दुखी भी थी कि इतने साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी नरक में बिताई थी।
4 साल के बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था और दूसरी तरफ जो विक्टर था उसे भी अरेस्ट कर लिया गया और उसके ऊपर अदालत में केस चला, जिसके बाद उसे 25 साल की जेल हो गई थी। जो उसकी वो दोस्त थी यानी कि एलेना, उसको भी 5 साल की सजा हुई। और विक्टर को जब अदालत में ले जाया गया था, वहां पर विक्टर ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि विक्टर ने उन सब के सामने ये कहा कि मैंने तो कुछ गुनाह किया ही नहीं है, मैं तो इन लड़कियों को यहाँ पर पाल रहा था, मैं इनकी देखभाल कर रहा था, मैं अपने पैसे खर्च करके इनको खाना पानी दे रहा था। और विक्टर की नज़रों में ये कोई गुनाह ही नहीं था। और इसके बाद विक्टर की मां से भी पूछताछ की गई, लेकिन विक्टर की मां ने साफ इनकार कर दिया कि उसे कुछ भी पता नहीं था कि इसके बेटे ने यहाँ पर एक बंकर के अंदर 2 लड़कियों को रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह भी कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक माँ जिसका बेटा हर रोज घर से खाना पानी लेकर जाता है, तो उसे कैसे पता नहीं हो सकता कि उसके बंकर के अंदर लड़कियों को उसने कैद किया हुआ है। लेकिन विक्टर की मां के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और उसे कभी भी अरेस्ट नहीं किया गया। और दूसरी तरफ जो ये दोनों लड़कियां थी, यहाँ से निकलने के बाद जो लेना थी, उसने एक और बच्चे को जन्म दिया जो कि बहुत स्वस्थ था। लेकिन जब उससे पूछा जाता उस बच्चे के बारे में, उसने कहा कि उसकी मौत हो गई थी। और जो बाहर की पब्लिक है उनका कहना है कि इसने उस बच्चे को भी छोड़ दिया। और लीना अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, वो एक इंग्लिश की टीचर बन गई है। और दूसरी तरफ जो कात्या थी वो भी अब बड़ी हो चुकी है, उसने भी शादी कर ली, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसने भी लोगों पर अब दोबारा से विश्वास करना शुरू कर दिया। आज की कहानी चाइना के एक छोटे से गांव की है, जिसके अंदर एक डू जिमिंग नाम का व्यक्ति रहा करता। उसके परिवार में उसके 8 बच्चे थे, एक बूढ़ी माँ जो कि 80 साल की थी और एक उसका बड़ा भाई। और इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी डू जिमिंग के ऊपर थी, क्योंकि वही इस घर में कमाने वाला था। पहले जो उसका बड़ा भाई था वो भी उसके साथ काम किया करता, लेकिन किसी बीमारी के चलते वो अब अपाहिज हो चुका था, जिसकी वजह से वो काम करने के लायक नहीं रहा। और अब सारे घर की जिम्मेदारी सिर्फ डू जिमिंग पे थी। और उसके पास भी कोई अच्छी खासी नौकरी नहीं थी, बल्कि वो भी एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला मजदूर था। वो अपने पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करता और अपने घर पर लाकर पैसे दिया करता, जिससे उनके घर में कुछ खाने के लिए आया करता। इनके घर में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि जो डू जिमिंग के बच्चे थे वो एक बार कपड़े डाल लिया करते तो उन्हें ये नहीं पता हुआ करता कि अगली बार वो कपड़े नए कब डालेंगे। और इनका जो घर था वो बिल्कुल टूटा फूटा था। जिस इलाके में रहा करते वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी, इनके पास भी बहुत ही कम कपड़े थे। लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी डू जिमिंग हमेशा सुबह उठता, अपने काम पर जाया करता, काम से जितना भी उसे पैसा मिला करता उससे वो घर वालों के लिए खाने का सामान लाता, घर पर खाना लाकर वो घर पे खाना बनाता और अपने बच्चे, अपनी माँ और अपने भाई को खिलाता। वो फिर भी बहुत ज्यादा मुस्कुराता रहा करता, उसे किसी की भी कोई टेंशन ही नहीं थी। उसका काम था बस कमाना और अपने बच्चों को पालना, बस यही उसका दिन का काम था। कई बार तो ऐसा भी हुआ करता उसको कभी काम नहीं मिलता और उसके बच्चे ऐसे ही भूखे भी सो जाया करते, लेकिन फिर भी ये हमेशा खुश रहा करते। फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और जो ये डू जिमिंग था इसे पता चलता है कि फोन के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन आई हुई है जिसका नाम टिकटॉक है। उसके ऊपर कोई भी बंदा वीडियो बनाकर डाल सकता है। अब जो ये डू जिमिंग था इसने भी एक फोन के अंदर अपने टिकटॉक डाउनलोड किया और इस पे ये अपनी डेली की ही वीडियो बनाकर डालना इसने शुरू कर दिया। ये हर रोज कुछ कुछ वीडियो बनाया करता, कभी ये अपने काम पर जाया करता वहां की वीडियो बना लेता, कभी ये अपने घर पे अपने बच्चों के साथ खेलते हुए अपनी वीडियो बना लिया करता। और एक दिन ऐसे ही वीडियो बनाते हुए इसने अपने परिवार की एक वीडियो बनाई जिसके अंदर ये पैसा कमा कर लेकर आता है अपने काम से और घर पर खाना लेके आया। उसके अंदर इसने बताया कि आज मैं बाहर से पैसा कमा के लाया हूँ और अपने बच्चों को मैं अब खाना खिला रहा हूँ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चली गई। 家人们下午好，我叫董志民，8个孩子的爸爸。大哥，咱现在火了有什么感想？主要是感谢那个全国的爱心人士，要不是你们的支持和帮助，靠我就是种那烂木地，家让孩子还吃了奶粉，我也不易。大哥，你要这办，孩子有后悔过吗？没有啊，后悔啥？不后悔。只要有大人不吃的，还能饿着孩子小孩了，叫他。现在那个生活虽然也困难点呗，那不代表以后小孩子们长大了还困难。最大的梦想我就是慢慢的把小孩都拉拔成人，看着他们健健康康的成长。
और जब ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई और जो इस टिकटॉक के बहुत बड़े बड़े क्रिएटर थे उन्होंने भी इस वीडियो को देखा। उन्होंने जब इस वीडियो को देखा उनके दिल के अंदर भी इस बंदे के लिए बहुत सारी हमदर्दी हो गई। वो सोच रहे थे कि जो बंदा इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इतना खुश रहता है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। और जितने भी ये बड़े बड़े क्रिएटर थे इन्होंने अब इसकी वीडियो को दोबारा से री अपलोड किया और सभी लोगों से ये गुहार की कि जो बंदा इतना खुश रहता है, अपना काम करता है, अपने बच्चों को पालता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और जो ये दूसरी वीडियो अपलोड हुई इसको भी जितने लोगों ने वीडियो को देखा वो सब लोग इस बात से सहमत थे। और जो डू जिमिंग के आसपास के जितने भी लोग थे जो उसके आसपास रहा करते वो सब के सब अब उसका पता लगाते हैं कि डू जिमिंग कहाँ पर रहता है। उन्होंने पहले उसका पता निकाला, अब वो अपने साथ सामान लेकर उसके घर पर पहुंचने लगे। उसके दिनचर्या का जो जो सामान चाहिए था वो सारा सामान ले लेकर अब जो डू जिमिंग के घर पर लोग आने लगे थे। 想吃糖果的快来，我给你发糖果吃。谁最大？你是老几？老二给。谁是老三？你老三。给小八。 और जब ये क्रिएटर इसके पास आते हैं डू जिमिंग से मिलने के लिए तब उन्होंने आके इसके घर की हालत देखी, इनके बच्चों की हालत देखी, तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने वीडियो डाली कि ये तो सिर्फ 1% है जो इसने हमें वीडियो में दिखाया था। इसकी हालत तो बद से भी बदतर है क्योंकि इनके पास ना तो खाने के लिए कोई खाना है, ना ही पहनने के लिए कपड़े, ना रहने के लिए घर है। बस जो ये कमाता है उससे ही इनका घर का गुजारा चलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये बच्चे और ये पूरा परिवार ही भूखा सो जाता है। अब जो ये डू जिमिंग था ये अब जो यहाँ पर क्रिएटर आए हुए थे उनसे बात करने लगता है। उनको इसने बताना शुरू किया कि जो मेरे बच्चे हैं और मेरी जो बूढ़ी माँ है इनको देखते हुए जो सरकार है हमें $420 हर महीने देती है, लेकिन इतने से पैसों से हमारा गुजारा नहीं होता, इसलिए मुझे बाहर जाकर काम करना पड़ता है और वो काम करके मैं जब पैसा कमा कर लाता हूँ तभी हमारे घर का गुजारा चल रहा है। अगर मैं भी काम ना करूँ तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। उन्हें बहुत सारी चीजें भी चाहिए क्योंकि ये अभी छोटे बच्चे हैं, इनको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खेलने के लिए खिलौने भी चाहिए। अगर मैं भी कुछ ना करूंगा तो हमारे घर का क्या होगा। और डू जिमिंग ने ये भी कहा कि मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, अच्छी नौकरी करे, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इनको पढ़ा सकूं। और ये सारी बातें सुनने के बाद जितने भी वहां पर वो टिकटॉकर के क्रिएटर थे उन्होंने इस चीज की वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि ये बंदा इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी इसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, तो आप लोग सभी के सभी इसके मदद करें। उन्होंने इसके लिए एक ऐसा इंतजाम कर दिया था कि लोग घर बैठे ही इसके पास पैसे पहुंचा सके। इसके अकाउंट में अब डायरेक्ट ही पैसे आने लगे थे। डू जिमिंग के खाते में पैसे तो आ ही रहे थे, लेकिन उस वीडियो को देख देख के आसपास के और भी लोग अब डू जिमिंग से मिलने के लिए उसके घर पर आने लगे। जो लोग भी इसके घर पर आया करता वो अपने साथ बहुत सारा सामान जो इसके घर में काम आ सके वो लेकर आया करते। जब भी डू जिमिंग से जो भी मिलने आता वो उसको सामान देता। डू जिमिंग उन सबको दिल से शुक्रिया करता। और ऐसे ही जब लोग इससे मिलने आया करते उनमें से किसी एक व्यक्ति ने अब इससे पूछा कि आप इतना मेहनत करते हैं तो इन बच्चों की माँ कहाँ है, यानी कि आपकी पत्नी कहाँ पर है। तब डू जिमिंग ने कहा कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी माँ बस एक हीरो थी। ये बात सुनने के बाद जितने भी वो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समझ चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि इसकी माँ का कहीं एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी वजह से उनकी मौत हो गई होगी, इसलिए ये कोई बात नहीं करना चाहते अपनी पत्नी के बारे में और हम भी इसको आगे बात करके इनका दिल नहीं दुखाएंगे, इसलिए उन्होंने इस बात को बंद किया और कोई और टॉपिक उन्होंने छेड़ दिया। और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, लोग इनके घर पर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, डू जिमिंग से मिलते रहते हैं। और फिर टाइम आया 24 जनवरी 2022 का, एक बहुत बड़ा टिकटॉकर इनके घर पर पहुंचता है। उस टाइम पर डू जिमिंग उस घर में नहीं था, मतलब कि वो घर पूरा खाली था, सिर्फ बच्चे बच्चे उस घर में खेल रहे थे। वो टिकटॉकर इस घर में आते ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। वो पूरे घर में घूम घूम के वीडियो बना रहा था कि तभी उसने एक गेट को देखा जिसके ऊपर कुंडी लगी हुई थी। उसने जाकर उसकी कुंडी खोली। वो सोच रहा था कि इसके अंदर कुछ और सामान होगा। जैसे ही उसने कुंडी खोली, उसने गेट खोल के जैसे ही वो अंदर घुसा, अंदर का जो नज़ारा था उसे देख के वो बहुत ज़्यादा भौचक्का रह गया, क्योंकि अंदर एक महिला थी जिसको बेड़ियों से
बांधा गया था। अब जो ये क्रिएटर था ये सोच रहा था कि डू जिमिंग ने कहा था कि बच्चों की माँ तो बस एक हीरो है, वो यहाँ पर रहती ही नहीं, उसके बारे में हमें पता नहीं, शायद वो मर चुकी है, तो ये महिला कौन है। और इतनी बुरी तरीके से इसको बांध के रखा गया है और ना ही इसके ऊपर कोई ढंग के कपड़े डाले गए हैं। बिल्कुल पतली सी उसने एक टी शर्ट वगैरह डाली हुई थी, वो ठंड के अंदर बहुत ज्यादा ठिठुर रही थी। क्रिएटर ने उसको देखा, उसके ऊपर दया आई, साथ में वहां पर 2 तख्त भी लगाए गए थे और उसके ऊपर एक कटोरी थी जिसके अंदर बासी चावल रखे गए थे। इतने गंदे चावल, सड़े हुए, जिसको कोई जानवर भी ना खाए, वो चावल इसके आगे खाने के लिए रखे गए थे। अब उसके दिमाग में यही आ रहा था कि ये महिला कौन है और इसको यहाँ पर बांध के क्यों रखा गया है। फिर क्रिएटर ने उस महिला से भी पूछने की कोशिश की कि आप हो कौन, लेकिन वो महिला इस बारे में बताने के हालत में ही नहीं थी कि वो है कौन। उसका दिमाग शायद हिला हुआ था। 你好，冷吗？不冷，我给你拿个衣服穿上吧。我给你拿个衣服穿上吧。我给你拿个衣服去，好不好？我给你拿件衣服，我看你咱有爱心人士捐出的衣服，我给你拿一件。你这饭凉了吗？饭凉了吗？你能不能我这样说话，你能不能听懂？我跟你说话能听懂吧？不能，是不是？我不行啊，是不是能听懂一点点？我跟你说话，不能。不能是吧？不能，把这筷子放下，这个饭还能吃吧？有点小，它都是小孩的衣服。没发现它能穿，这个还能做穿上，能暖和一些。这个，哎呀，这个天气啊，大家可以看一看，大家看一看，这个天气是这个大家经历了什么？我们的爱心到哪里去了？哎，往这个往前去。冷穿上吧，好吧，冷，那我给你拉上，好吧？冷吧？ और इसके बाद जो डू जिमिंग था वो भी घर पर आ जाता है। जैसे ही वो घर पर आया, उस क्रिएटर ने अब डू जिमिंग से पूछा कि इस कमरे के अंदर एक महिला है जिसको चैन से बांध कर रखा गया है, वो कौन है। ये बात सुनने के बाद वो एकदम से चौंक गया, लेकिन फिर उसने आराम से लंबी सांस ली और उसको बताना शुरू किया। डू जिमिंग ने बताया कि ये मेरे बच्चों की माँ है, यानी कि मेरी पत्नी है, और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, अपने बच्चों को भी मार सकती है, मेरी माँ पर भी इसने बहुत बार हमला किया है, इसलिए मैंने इसको बांध के रखा है। आप गलती से भी इसे छोड़ मत देना, मतलब कि इसको खोल मत देना। अगर ये खुल गई तो ये सबको मारना पीटना शुरू कर देगी। इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, इसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब जो ये क्रिएटर था इसने डू जिमिंग से पूछा कि अगर वो थोड़ी सी पागल है तो जितना भी लोगों ने चंदा तुमको दिया है, तुमने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया और इसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े क्यों नहीं दिए। ये अब भी वहीं पर ठंड के अंदर एक कमरे के अंदर बंद है और साथ में तुमने इसको चैन भी बांध रखी है। अगर इसको रखना ही है तो थोड़ा अच्छे से रखो, किसी जानवर की तरह तुमने इसको बांध कर वहां पर रखा हुआ है। और यहाँ पर जितनी भी बात हुई और उस महिला की वीडियो को ये क्रिएटर अपलोड भी कर देता है। जैसे ही ये बाहर वीडियो आती है, लोगों के बीच में हड़कंप मच जाता है कि इस घर के अंदर ऐसा चल क्या रहा है। कुछ टाइम पहले तो ये बंदा कह रहा था कि मेरी पत्नी एक हीरो है, तो एक हीरो को ऐसे बेड़ियों से बांधना कहाँ तक ठीक है। बांधना तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसने तो बिल्कुल जानवरों की तरह इसको बांधा हुआ है। अब धीरे धीरे जैसे ही ये वीडियो आगे बढ़ी तो लोगों के अजीब अजीब यहाँ पर सवाल आने लगे थे। लोगों का ऐसा मानना था कि डू जिमिंग मानव तस्करी के लिए काम करता है, इसके इतने सारे बच्चे हैं तो शायद इसके ये सारे बच्चे खुद के नहीं हैं, ये कहीं से उठा के लाता है और इनको मानव तस्करी के लिए आगे बेच देता है। और कुछ टाइम के बाद ये जितने भी बच्चे हैं इनको ये बेच देगा, फिर और बच्चों को उठाकर अपने घर के अंदर ले आएगा। और लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जितने भी ये बच्चे थे ये बिल्कुल सेम एज के लग रहे थे। अब फिर से डू जिमिंग के घर पे बहुत सारे क्रिएटर इकट्ठा होते हैं और उससे बातचीत करने लगते हैं। अब उन्होंने इससे बातचीत करते हुए कहा कि हम यहाँ पर पुलिस बुला लेते हैं। तब डू जिमिंग ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि आप लोग यहाँ पर पुलिस ना बुलाएं। तब उन क्रिएटर ने कहा कि शायद तुम्हारे गांव के अंदर इज्जत है, शायद तुम्हारी इज्जत पर दाग लग सकता है, इसलिए हम पुलिस को नहीं बुलाते। तो तुम ऐसा करो कि तुम अपनी मैरिज सर्टिफिकेट हम लोगों को दिखा दो और हमें ये यकीन हो जाएगा कि ये तुम्हारी ही पत्नी है। लेकिन इस चीज के लिए भी डू जिमिंग ने मना कर दिया। उसने कहा कि हमारी लीगल शादी नहीं है बल्कि हमारी लव मैरिज हुई थी। डू जिमिंग ने बताया कि जब ये महिला यहाँ पर आई थी इसकी बहुत ही बुरी हालत थी। इसका नाम यांग है और ये यहाँ पर भीख मांगने के लिए आई थी। मुझको
इसके ऊपर दया आ गई और मैंने इसको घर के अंदर ही रख लिया। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में प्यार पनपने लगा और प्यार होने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इसको हमने रजिस्टर नहीं करवाया। अब जितने भी क्रिएटर थे उन्होंने पूछा कि अगर तुमने शादी, चलो मान लेते हैं तुम्हारी इलीगल है, तुमने बस शादी कर ली, उसको रजिस्टर नहीं करवाया, जो तुम्हारे 8 बच्चे हैं ये कहाँ पर हुए थे? हॉस्पिटल में इनका रिकॉर्ड तो होगा। लेकिन जो डू जिमिंग था उसने कहा कि मेरा जो पहला बच्चा हुआ था वही सिर्फ एक हॉस्पिटल में हुआ था, बाकी के सातों बच्चे हमारे घर पर ही पैदा हुए। ये सारी बातें अब इसके ऊपर और भी ज्यादा शक करवा रही थी। इसके बाद जितने भी वो क्रिएटर थे इस महिला के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, वो छानबीन में निकल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजों को छान मारा, तब उन लोगों को पता चला कि इस महिला का नाम मई है। ये जब 17 साल की थी उस टाइम पर इसके माता पिता का डिवोर्स हो गया और डिवोर्स होने के बाद इसकी माँ इसको लेकर अपने साथ दूसरे शहर में चली जाती है और वहाँ पर रहने के दौरान 2 साल के बाद भी इसकी भी शादी कर दी जाती है। लेकिन कुछ टाइम तक तो इन दोनों की शादी सही चलती है, लेकिन उसके बाद इसका पति इसको धोखा दे देता है, जिसके बाद ये वापस से अपनी माँ के घर पर रहने के लिए आ जाती है और वहीं पर ये दोनों माँ बेटी साथ में रहा करती कि तभी वहाँ के पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहा करता, वो इसकी माँ के पास आता है और इसकी माँ से आकर कहता है कि तुम्हारी बेटी की उम्र जल्दी ही बढ़ती जा रही है, मेरे पास एक फैमिली है, मेरे निगाह में एक लड़का है जो बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ तुम्हारी बेटी की शादी करवा सकता हूँ। अब जो इसकी माँ थी वो बेचारी भोली थी, उसने अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति के साथ करवा दी, लेकिन जिस व्यक्ति से इसकी शादी करवाई गई वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक मानव तस्कर था। जिस लड़की के साथ मई की शादी हुई थी उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई, बल्कि उसने उसे $620 में खरीदा था। वो जो बीच में शख्स था जिसने मई की शादी इस लड़के से करवाई थी उसने $620 लिए थे। अब इसकी माँ को तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो शख्स उसे लेकर किसी और शहर में चला जाता है जो बहुत ही ज्यादा दूर था। अब मई को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो उससे काम करवाता, लेकिन धीरे धीरे मई को सब कुछ पता चल गया कि उसको बेच दिया गया है। वो कब तक वहाँ पर रहती, वो एक दिन मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो भागकर अपनी माँ के पास नहीं जा सकी क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा दूर रहा करती। भागते भागते वो एक होटल पर जा पहुँची जहाँ पर एक कपल काम किया करता। उस कपल को जाकर उसने अपनी सारी आप बीती बताई और उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी काम दे दो, मैं यहाँ पर काम कर लूँगी, मुझे बस खाने के लिए खाना दे देना। वो कपल भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने इसकी मदद की, वो इससे कुछ काम करवा लेते और इसे खाने और रहने के लिए वहाँ पर जगह दे दी। ऐसे ही इसका दिन चलता रहता है और उस होटल पर भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर भी खाना खाने के लिए आया करते और उन्हीं में से कुछ वर्कर्स वहाँ पर इकट्ठा होकर आते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमें ये लड़की चाहिए, तुम कितने पैसे लोगे। वो एक नाइट के लिए उसे लेना चाहते थे, लेकिन उस कपल ने कहा कि तुम इसको ये $400 दे दो और इस लड़की को ही ले जाओ। तब उन कंस्ट्रक्शन वर्कर ने आपस में बात की और सबने इकट्ठा होकर उनको $400 दे दिए और उस लड़की को लेकर वो चले गए। अपने साथ ले जाकर वो दिन रात उससे काम करवाते और साथ में उन्होंने उसे बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया। उसके लगातार बच्चे पैदा होते रहे, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती गई। इसके बाद ये वहां से निकलकर अब ये डू जिमिंग से मिलती है। डू जिमिंग ने भी इसको अपने बच्चे पैदा करने की मशीन बना लिया और इसको बेड़ियों से बांधकर उस कमरे के अंदर छोड़ दिया। जब भी उसका मन किया करता अपना मन खुश करने के लिए वो उस कमरे में जाता, अंदर से कुंडी लगाता, उसके साथ संबंध बनाता और बाहर निकल आता और उसको वापस से ही चैन से बांध दिया करता। बस वो भी अपना टाइम पास करने के लिए उसके पास जाया करता। और इसके बाद जब ये मामला बाहर मीडिया में आता है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया। अब इस डू जिमिंग को अदालत में ले जाया गया, लेकिन आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि डू जिमिंग को सिर्फ 3 साल की ही सजा हुई, क्योंकि वहाँ के जो रूल है वो बिल्कुल अलग ही है। उनका मानना है कि अगर आप किसी को अपहरण करते हैं उसकी सजा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप किसी अपहरण की हुई महिला को खरीदते हैं उस पर कोई भी सजा नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे रूल हैं वहाँ के, इसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। 4 नवंबर 1970 को एक लड़की जिसका नाम बाद में जिनी वाइली पड़ा, वो और उसकी माँ सिटी कैलिफोर्निया के एक सामाजिक कार्यालय में पहुंचे। वहां पर जो वहां के कार्यकर्ता थे, जब उन्होंने उस लड़की को देखा जो 6 साल की लग रही थी, उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो रखी थी, जब उन्होंने उसकी तरफ देखा
उसके मुंह से लार टपक रही थी, वो जगह जगह थूके जा रही थी और वो वहाँ पर बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गले से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी और वो चल भी ठीक से नहीं पा रही थी। उसने डायपर भी पहना था, जिसे वो कार्यकर्ता 6 साल की बच्ची समझ रहे थे। दरअसल वो 13 साल की लड़की थी। उसके साथ इतना ज्यादा टॉर्चर हुआ कि वो ऐसी हो गई। उसके साथ इतना ज्यादा टॉर्चर करने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का पिता था जिसने उसकी ऐसी हालत बना दी थी। वो जब 2 साल की थी, उसके पिता ने तब से ही उसको एक कमरे में बंद कर दिया था और उस अंधेरे कमरे में उसने लगभग 10 से 12 साल निकाले थे, जिस वजह से वो कुपोषण का शिकार हो गई थी और उसकी ऐसी हालत हो गई थी। तो उसके पिता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं इस पूरे केस को। जीनी की माँ का नाम आयरीन था और उसके पिता का नाम क्लार्क था। जीनी अपने माता पिता के चौथे नंबर की बेटी थी। उससे पहले भी क्लार्क और आयरीन को 3 बच्चे हुए थे, लेकिन उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ क्योंकि क्लार्क बहुत ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था। उसको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाया करता। वो अपने घर में भी बहुत ज्यादा शांति चाहा करता। वो नहीं चाहता था कि घर में कोई भी थोड़ा सा शोर शराबा हो। अगर वो रेडियो वगैरह भी चलाया करता तो वो बहुत ही कम आवाज में सुना करता। इसी वजह से जब क्लार्क और आयरीन की शादी हुई तब आयरीन ने सोचा कि उसने एक गलत व्यक्ति के साथ शादी कर ली है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार किया करता। वो उसको हर बात पर मारा पीटा करता और क्लार्क नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को कोई भी बच्चा हो, इसलिए उसने आयरीन को 5 साल तक बच्चे नहीं होने दिए। 5 साल के बाद जब आयरीन प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उसके पति ने उसको बहुत ज्यादा मारा क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो नहीं चाहता था कि इनके घर में कोई बच्चा आए, क्योंकि अगर घर में बच्चा आएगा तो घर में बहुत ज्यादा शोर होगा। इस वजह से वो नहीं चाहता था कि उनके घर पर कोई भी बच्चा हो। और क्लार्क ने आयरीन को इतना ज्यादा मारा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और जब वो वहाँ से ठीक होकर आ गई, उसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन जो आयरीन को बेटी हुई थी उससे क्लार्क बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची हर बात पर रोने लग जाया करती, जो क्लार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो उसको कई बार पीटा भी करता। और जब एक दिन उनकी बेटी 2 महीने की थी, वो रोने लगी, तब क्लार्क ने उसे उठाया और एक गैरेज में बंद कर दिया। और उस टाइम बहुत ज्यादा ठंड थी, जिस वजह से उसको नमूनिया हो गया और वो रात को ही वहाँ पर मर गई। और इसके बाद आयरीन को दूसरा बच्चा हुआ, वो पैदा होते ही मर गया था। जिसके बाद उसे तीसरा बच्चा हुआ, उसका नाम जॉन था। लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी कह सकते, क्योंकि वो इकलौता था जो अब तक बचा हुआ था। क्लार्क ने उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। जब वो रोया करता उसको वो पीटा करता। और एक दिन जब क्लार्क की माँ उसके घर पर आई, तब उसने देखा कि वो अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार कर रहा है। इसलिए क्लार्क की माँ उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है और उसका पालन पोषण करने लगती है। क्लार्क अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करता, वो इसलिए अपने बच्चे को उनको दे देता है। और इसके बाद आयरीन को चौथी लड़की हुई जिसका नाम जीनी था। क्लार्क जीनी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया करता। जब वो रोने लग जाया करती तो उसको मारा पीटा करता। और फिर एक दिन क्लार्क की माँ 1958 में गाड़ी लेकर कहीं जा रही थी और तब किसी ने उनकी गाड़ी को ठोक दिया और क्लार्क की माँ की वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद से क्लार्क और ज्यादा गुस्सा होने लगा। उसको अपनी माँ की मौत का एक झटका सा लगा था। अब वो थोड़ा पागल सा भी हो गया था। वो अपने बेटे जॉन को घर पर ले आता है, लेकिन वो जॉन को ही अपनी माँ का हत्यारा समझता था, क्योंकि जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ तब जॉन भी उसकी माँ के साथ था। और जीनी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और जीनी को भी जो उनके घर के बाहर पार्क था उसमें खेलने की पहले इजाजत थी। लेकिन जब वो 2 साल की हो गई तब उसके पिता क्लार्क ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसके पिता ने उसे उठाकर, जीनी जब 2 साल की थी, उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उस अंधेरे कमरे में लाइट भी नहीं थी। उस अंधेरे कमरे में बस 3 चीज थी, एक अलमारी थी, एक खाट थी और एक स्लीपिंग बैग था। क्लार्क सुबह उठता और उसी अंधेरे कमरे में जाता और जीनी को उठाकर पोटी करने वाली कुर्सी पर बैठा दिया करता। वो उसके सारे कपड़े उतार कर उसको बिल्कुल बिना कपड़ों के उस कुर्सी पर बैठा दिया करता और जिसके बाद उसको वो रस्सियों से बांध दिया करता ताकि वो वहाँ से हिल डुल ना सके। और कई कई घंटों तक वो उसी कुर्सी पर बंधी रहा करती। फिर दोबारा आके क्लार्क उसको खोलता और रात को उसको स्लीपिंग बैग में डालकर बंद कर दिया करता। और स्लीपिंग बैग भी इतना ज्यादा टाइट था कि वो बिल्कुल हिल भी नहीं सका करती। और अक्सर रात को वो कई बार कुर्सी पर ही बैठी रहा करती, क्योंकि उसके पिता उसको खोलकर स्लीपिंग बैग में नहीं डाला करते। वो लगभग
बाहर ही बैठी रहा करती। इस पूरी रात वो बाहर निकाल दिया करती, इतनी ज्यादा ठंड में, क्योंकि उस कमरे की जो खिड़की थी उस पर पर्दे तो जरूर लगे थे, लेकिन वो पर्दे खुले रहा करते और उनका मेन गेट बंद था। और क्लार्क ने गेट के बाहर एक बड़ी सारी छड़ी भी रखी हुई थी, ताकि अगर उसकी माँ आकर उसको खाना दे या उससे बात करने की कोशिश करे तो उसको रोक सके और उसकी पिटाई कर सके। और क्लार्क खुद ही जाकर जिनी को खाना खिलाया करता, लेकिन वो उसे ऐसा खाना खिलाया करता कि वो उसे चबा ना सके, वो सीधा ही निगल जाए। वो चम्मच उसके मुंह में ढूस दिया करता और उसके मुंह पर वो हाथ लगाकर उसको निगलने के लिए मजबूर किया करता। और जब वो निगल जाया करती या फिर उससे खाया नहीं जाया करता, वो उल्टी वगैरह कर देती, तब क्लार्क उस उल्टी को उठाकर जिनी के मुंह पर मल दिया करता। और ऐसे ही उस अंधेरे कमरे में धीरे धीरे दिन बीतते गए और दिनों से महीने हुए और महीनों से साल, जिस वजह से जिनी का विकास रुक गया था। अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसके हाथ पांव बिल्कुल मुड़ गए थे, उसके हाथ पांव हिलने में भी उसे दर्द हो रहा था। वो 2 साल की उम्र से लेकर 13 साल की उम्र तक वो अपनी जिंदगी के सबसे गंदे दौर से गुजरी थी। अक्टूबर 1970 में जीनी उसी पोटी चेयर से बंधी हुई थी और जीनी के माता पिता में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई होने के बाद उसका पिता क्लार्क बाहर चला जाता है, जिसके बाद उसकी माँ मौका पाते ही आयरीन उसके कमरे में जाती है और जीनी को छुड़वा देती है और जीनी को अपने साथ लेकर भागने लगती है। वो भागते भागते एक सिटी कैलिफोर्निया में एक सामाजिक कार्यालय में पहुंच जाते हैं। वहां पर जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने जब उस बच्ची की हालत देखी तब उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उनके कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब जिनी यहाँ पर आई थी तब उसको ठंडा या गर्म कुछ चीज लगाते थे तब वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया करती, उसे इन दोनों के फर्क का पता ही नहीं था। और उसका गला भी बिल्कुल सूजा हुआ था, क्योंकि उसको खाने में तकलीफ हो रही थी। शोर मचाने पर क्लार्क ने उसको इतना ज्यादा पीटा था, जिस वजह से वो अपनी आवाज को ही भूल गई थी। उसे बोलना ही नहीं आ रहा था, वो बोलना तो चाह रही थी लेकिन उसके गले से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। और जब उसको वहाँ पर तोला गया तब उसका वजन 27 किलो था और उसकी लंबाई 4 फुट 6 इंच थी। और इतने सालों तक उसको पोटी चेयर पर बांध के रखा गया, जिस वजह से उसके हाथ पांव मुड़ गए थे और वो अब रोना भी भूल चुकी थी। अगर उसे थोड़ा बहुत दर्द वगैरह होता तब भी वो रोया नहीं करती। अब उन कार्यकर्ताओं ने जिनी की मदद की और उसे वहाँ पर इलाज के लिए रखा और उसका इलाज शुरू कर दिया, जिसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर होने लगी। उसने बहुत सारे शब्द बोलने भी सीख लिए थे और वो वहाँ पर सबके साथ अच्छे से घुल मिलकर रहने लगी थी। और अब तो वो खाना भी चबाकर खाने लगी थी। पहले तो वो सीधा ही निकल जाया करती, लेकिन अब वो चबा कर खाना उसने शुरू कर दिया था। और अब वो धीरे धीरे बोलना भी सीख रही थी। वो 2 शब्दों को अब जोड़ना भी सीख गई थी और लोगों को वो पहचानने भी लगी थी। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं के पास थी वो उस पर रिसर्च करने लगे थे कि अब उसका दिमाग कैसा है, और वो इतने साल तक अंदर रही तब उसका दिमाग कैसा था। लेकिन जब ये सारी खबरें मीडिया में आई कि उस पर रिसर्च हो रहा है, तब सभी लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इसके खिलाफ विरोध किया। तब जिनी की माँ ने भी उन कार्यकर्ताओं से कहा कि वो उस पर रिसर्च ना करे, जिसके बाद जिनी की माँ उसे उन कार्यकर्ताओं के पास से लेकर अपने घर चली जाती है और वहीं पर उसकी देखभाल करने लगती है। और जिनी की माँ ने एक बात और बताई थी कि जिनी को प्लास्टिक के कंटेनरों के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया करता, क्योंकि जब वो उस अंधेरे कमरे में अकेली हुआ करती तब उसके पिता क्लार्क उसको खेलने के लिए एक पनीर का खाली कंटेनर दे दिया करते, जिसके साथ वो वहाँ पर खेला करती। और तो और जिनी को कुत्तों से भी बहुत ज्यादा डर लगा करता। अगर कोई कुत्ता उसकी तरफ बाहर भौंकने लगे तो वो ट्रैफिक की तरफ भाग जाया करती। वो इतनी ज्यादा डरने लगी थी कुत्तों से, क्योंकि उसे कुत्तों का फोबिया था। और फोबिया का कारण जब आप लोग भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जब जिनी उस कमरे में हुआ करती और वो थोड़ा सा भी शोर करती तब उसके पिता क्लार्क जो दरवाजे के बाहर खड़े रहा करते वो कुत्ते की तरह घुर्राया करते, जिसकी वजह से जिनी डर जाया करती और चुपचाप वहाँ पर बैठी रहा करती। और क्लार्क ने अपने हाथों के नाखून भी बहुत ज्यादा बड़े कर रखे थे और कई बार तो उसने उसको नोचने की भी कोशिश की। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्लार्क जिसने अपनी बेटी जिनी के साथ ये सब किया उसको अदालत ने क्या सजा दी। लेकिन जब जिनी को बचाया गया उसी के बाद उसके पिता क्लार्क को भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया था, लेकिन उसको अदालत में पेश करने से एक दिन पहले क्लार्क ने खुद को गोली मार ली और उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसके ऊपर लिखा था कि ये दुनिया कभी नहीं समझेगी। और जिनी अब 18 साल की थी और अपने घर पर थी, लेकिन उसकी माँ को लग रहा था कि वो उसे संभाल नहीं पा रही, इसलिए उसने कैलिफोर्निया की एक स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया और जिनी को वहाँ पर लेकर गई और उसके बाद उसकी देखभाल वहीं पर होने लगी। लेकिन जैसी जिनी की देखभाल वो कार्यकर्ता किया करते वैसी देखभाल यहाँ पर जिनी की नहीं हो रही थी। यहाँ पर जिनी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उसका शारीरिक
शारीरिक शोषण भी हो रहा था, जिस वजह से जिनी ने जो पिछले 5 साल में जो कुछ भी सीखा था वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी और वैसे ही जब वो 13 साल की थी वैसी होने लगी। लेकिन इसके बाद जिनी को दोबारा नहीं देखा गया और फिर वो जब 29 साल की हुई तब जिनी को एक पत्रकार ने देखा, लेकिन वो अब बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी। लेकिन पत्रकार उससे बात नहीं कर पाया। वो पत्रकार सोच रहा था कि वो अब बहुत ज्यादा दुखी है, वो वहाँ पर खुश नहीं है। जिसके बाद जिनी को वहाँ से निकालकर किसी और स्वास्थ्य विभाग के पास भेज दिया गया। और लास्ट बार 2011 में ये स्टेटमेंट आया था कि जिनी अब राज्य स्वास्थ्य विभाग के निगरानी में है और उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसकी जानकारी बहुत ज्यादा गोपनीय रखी गई और उसके बाद उसकी माँ की भी नेचुरल डेथ हो जाती है, जिसके बाद जिनी अकेली रह जाती है। लेकिन उसका ये नहीं पता कि जिनी अब है कहाँ। और ये थी कहानी जिनी की, जिसकी पूरी जिंदगी उसके खुद के पिता ने ही खराब कर दी। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। शायद वो ठीक होती तो वो आज किसी और जगह पर होती और कुछ और काम कर रही होती, लेकिन उसके पिता ने उसकी बिल्कुल पूरी जिंदगी ही बदल दी। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।